करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको जीडीपी की कैलकुलेशंस के लिए क्वेश्चन दिया गया था होम असाइनमेंट के तौर पे। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? आपने आंसर मैच कर लिए थे आई कैप के सोल्यूशन के साथ? चलिए ठीक है। असाइनमेंट की थी आपने? अच्छा चलिए जी। तो हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में जीडीपी की कैलकुलेशन करना सीखी। देखिए हमने हर लेक्चर में साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहे और एक मेथड जो है उसको सीखते रहे। पहले लेक्चर में हमने एक्सपेंडिचर मेथड सीखा, फिर इनकम मेथड सीखा, फिर आउटपुट मेथड सीखा। तो उम्मीद है कि आप अब उसमें कैलकुलेशन में, जीडीपी की कैलकुलेशन में कंफर्टेबल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज का आपने ध्यान रखना है सिर्फ कि जो फॉर्मेट आपको क्लास में सिखाए गए हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना है, उनको चेंज नहीं करना, क्योंकि चेंज करेंगे तो फिर क्वेश्चन में समटाइम जो मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। कैलकुलेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आप आज हमने कंसेप्ट सीखने हैं, 2 कंसेप्ट सीखने हैं हमने। एक मेजरमेंट बेसिस ऑफ जीडीपी और दूसरा डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ जीडीपी। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था इस चैप्टर में से वो हमने कवर कर लिया है। अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। पहला कंसेप्ट क्या है? मेजरमेंट बेसिस ऑफ जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करना है, कितने बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के यूं समझ लीजिए वेरिएशंस क्या है जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए। तो कहता है जीडीपी एक कैलकुलेट किया जा सकता है इसे पर कैपिटा बेस पे। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? देखें, अगर आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तान की जीडीपी जो है, फर्ज कीजिए पाकिस्तान की जीडीपी है 100 मिलियन और इंडिया की जीडीपी है 200 मिलियन, तो आपका कंक्लूजन क्या होगा कि इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है। इसका मतलब है इंडिया में लोग ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा रिच हैं पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं अगर आपने कंपैरिजन करना है एक कंट्री की जीडीपी को दूसरी कंट्री की जीडीपी के साथ, तो फिर जीडीपी को यूज नहीं करना चाहिए, जीडीपी की बजाय जीडीपी पर कैपिटा को यूज करना चाहिए। पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन, यानी आप सिर्फ ये ना देखें कि पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, आप ये भी देखें पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिन्होंने ये जीडीपी प्रोड्यूस की है और एक बंदे की जीडीपी कितनी है। इसे कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। कहते हैं जब आपने कंपैरिजन करना होता है तो फिर हमें जीडीपी पर कैपिटा को यूज करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है पाकिस्तान की निस्बत कोई और कंट्री, फॉर एग्जांपल जापान है, उसमें जीडीपी जो है वो ज्यादा हो लेकिन मे बी उसमें जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा हो। जैसे इंडिया की एग्जांपल मैंने दी, इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। तो अगर इंडिया की जीडीपी ज्यादा है तो आप इमीडिएटली ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि इंडिया जो है इसकी टोटल प्रोडक्शन या इंडिया में जो लोग चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो रेशो पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। आपको इसे पॉपुलेशन से डिवाइड करना चाहिए। तो जब हम जीडीपी को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, हमारे पास क्या फिगर आती है? जीडीपी पर कैपिटा। कहता है जब आपने डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन करना हो, जीडीपी पर कैपिटा की फिगर को यूज करना चाहिए। एग्री करते हैं? ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि किसी कंट्री की जीडीपी कम हो लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो, तो फिर एवरेज की बेस पे एवरेज आउट करके उसकी जीडीपी की रेशो बेहतर निकलेगी। जीडीपी पर कैपिटा क्लियर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मुझे ये बताइए क्या इससे पहले हमने कभी रियल की टर्म सुनी है? किस कंटेक्स्ट में सुनी थी? रियल इनकम, ठीक है, नॉमिनल इनकम और रियल इनकम। और इसी तरह एक टर्म है इंटरेस्ट की भी, नॉमिनल इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट। इन सब के पीछे कंसेप्ट यही है, ठीक, एक ही है। क्या नॉमिनल और रियल में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज को इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट से पहले कंसीडर करें, इसे कहते हैं नॉमिनल, और अगर आप उसे इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के बाद कंसीडर करें, इसे कहते हैं रियल। इसे कहते हैं रियल।
फर्ज कीजिए हमने बैंक से इंटरेस्ट लिया, फर्ज कीजिए समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक को हमने 1 लाख रुपया जमा करवाया और बैंक ने कहा कि वो हर साल हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अब हम 1 साल बाद 10% के लिहाज से हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, हम क्या कहेंगे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। लेकिन याद रखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है नॉमिनल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर फर्ज कीजिए इस 1 साल में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 12% है, तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 10%। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? -2%। -2%, क्योंकि 10% आपकी दौलत बढ़ी जरूर, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 12% से बढ़ा, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? आपके पैसे की वैल्यू कम होगी 2% से। तो ये कंसेप्ट है नॉमिनल और रियल में। नॉमिनल किस चीज को कहते हैं इकोनॉमिक्स में? जो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट से पहले शो कर रही है। और रियल किसको कहते हैं? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। कंसेप्ट हमें क्या सिखाना चाह रहा है? कहता है जब एक जीडीपी बढ़ती है तो इसकी एक रीजन इन्फ्लेशन भी हो सकती है। हो सकता है, फर्ज कीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज कीजिए पाकिस्तान में पिछले साल में सिर्फ एक एप्पल प्रोड्यूस हुआ और उसकी वैल्यू थी 200 रुपीज। इस साल भी एक एप्पल ही प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इस साल उसकी वैल्यू 240 है। और ये 240 इस वजह से नहीं है कि उस एप्पल की क्वालिटी बेहतर है, बल्कि इस वजह से कि प्राइस में इंक्रीज हुआ है। तो क्या हमें यह कहना चाहिए कि पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ गई 40 से? अगर आप नॉमिनल कंपैरिजन करेंगे ना नॉमिनल जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी के साथ, तो इससे यही समझ में आएगा कि जीडीपी इस साल 40 से बढ़ गई। क्या हमें नॉमिनल कंपैरिजन करना चाहिए या रियल टर्म में? रियल टर्म में, बिल्कुल। इसीलिए कहता है जब आपने जीडीपी को यूज करना है कंपैरिजन के लिए, तो नॉमिनल, एक कंसेप्ट है नॉमिनल जीडीपी, एक है रियल जीडीपी। हमें कौन सी वाली जीडीपी यूज करनी चाहिए? रियल जीडीपी। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हमेशा जब भी एनालिसिस करें, रियल हमेशा बेहतर होता है नॉमिनल से, क्योंकि रियल में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हो चुकी होती है। एनालिसिस करने के लिए रियल हमेशा बेहतर है नॉमिनल से। और फिर वो कहता है अच्छा फार्मूला क्या है रियल जीडीपी का? कह रहा है सिंपल, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, कि कितने % इन्फ्लेशन रेट हुआ। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए पिछले साल जीडीपी 200 थी, इस साल जीडीपी 240 है और इन्फ्लेशन रेट 10% है, रियल जीडीपी कैलकुलेट करें, आप क्या करेंगे? 240 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह स्टैट में इसी तरह करते थे ना, स्टैट में इंडेक्स नंबर वगैरह कैलकुलेट करते थे आप। ठीक है, तो उसमें परसेंटेजेस के जरिए से जब हमने बेस ईयर पे कैलकुलेट करना होता था, ठीक है, और हमने चेन इंडेक्स मेथड भी होता था उसमें, तो उसमें भी कैलकुलेशन इसी तरह किया करते थे। तो अगर इन्फ्लेशन रेट फर्ज कीजिए इकोनॉमी का इस साल में 10% से बढ़ा है और इस साल की जीडीपी 240 है, नॉमिनल जीडीपी 240, रियल जीडीपी कितनी होगी? 240 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। ठीक है, ये जो जीडीपी फर्ज कीजिए, जीडीपी ईयर 1 में है 240, इन्फ्लेशन रेट है 10%, तो रियल जीडीपी होगी फार्मूले के मुताबिक है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी 240 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट कितना? 10%, 0.10। कैलकुलेट कीजिए क्या आंसर आता है रियल जीडीपी। $218, ये हमारी रियल जीडीपी है। क्लियर हुआ? नॉमिनल जीडीपी। अब ये रियल जीडीपी नॉमिनल से कम क्यों है? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन इंपैक्ट एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको एडजस्ट कर दिया गया। जी कुछ समझ आया? नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में फर्क क्लियर हो गया? चलिए
अब अगर एग्जाम में हमसे 1-2 नंबर के साथ पूछ ले कि बताओ जीडीपी पर कैपिटा क्या है, बता देंगे फार्मूला भी। और अगर हमसे पूछे रियल जीडीपी का फार्मूला क्या है या जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है किस लिए यूज किया जाता है, ये नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जीडीपी डिफ्लेटर बताइए हमेशा 1 से ज्यादा होगा या कम होगा, या अगर परसेंटेज में बात करें तो 100% से ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा इंक्रीज होती है। में भी अगर कभी डिफ्लेशन हो रही है तो उस वक्त शायद जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 100% हो, क्योंकि वो फिर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा क्या होगा, 100 से ज्यादा, या अगर 1 में कन्वर्ट करें तो 1 ग्रेटर देन 1 होगा, 1.10 1.12 वगैरह। क्लियर है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हमें सिखा रहा है, कह रहा है जीडीपी जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी या नेशनल इनकम, इसमें क्या डिफिकल्टीज हमें फेस करना पड़ सकती है। जब नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करेंगे डिफिकल्टीज क्या फेस करना पड़ सकती है। कुछ डिफिकल्टीज ऐसी हैं जो मेथड स्पेसिफिक हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में है वो डिफिकल्टी, इनकम मेथड में नहीं, इनकम मेथड में है आउटपुट मेथड में नहीं। और कुछ डिफिकल्टीज ऐसी हैं कि कोई सा भी मेथड यूज कर ले वो हर मेथड में, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में हमने ध्यान से देख लेना है कि वो स्पेसिफिक डिफिकल्टीज हमसे पूछ रहा है या जनरल पूछ रहा है। अगर वो हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि बताओ क्या डिफिकल्टीज हैं जो कि इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हमें फेस करना पड़ती है, मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम कौन सी डिफिकल्टीज मेंशन करेंगे, ये वाली। लेकिन अगर हमसे कहता है एक्सपेंडिचर मेथड में बताओ स्पेसिफिक डिफिकल्टीज कौन सी है, तो फिर हम उसे ये वाली डिफिकल्टीज बताएंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब स्टडी करते हैं डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करना पड़ सकती हैं हमें। पहले स्पेसिफिक डिफिकल्टीज डिस्कस करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में खास तौर पे क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, इनकम मेथड में या आउटपुट मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको याद है एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमी में जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं उन सब का एक्सपेंडिचर ऐड कर लेते हैं। कहता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है, क्या, कुछ ऐसी प्रोडक्शन होती है जो कि इकोनॉमी में चीजें प्रोड्यूस हुई हैं लेकिन जीडीपी में ऐड नहीं हो पाती। जीडीपी की डेफिनेशन क्या थे, इकोनॉमी में पूरे पाकिस्तान में एक साल में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई उन सबको ऐड कर लीजिए, जीडीपी होगी। वो कहता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोड्यूस तो हुई होती हैं लेकिन हम उन्हें ऐड नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होती है, मार्केट में होती नहीं, वो घरों में हो जाती हैं ट्रांजैक्शन। जैसे डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज या बार्टर ट्रांजैक्शन। फर्ज कीजिए वो कहता है टमाटर खरीदने के लिए घर से निकले, अगर आप मार्केट से टमाटर खरीदते हैं तो ये एक आपका खर्चा है, कंजम्पशन है, ये ट्रांजैक्शंस हमारी जीडीपी में ऐड होगी, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर आप घर में ही फॉर एग्जांपल कोई फसल उगाने का, छोटी मोटी चीजें उगाने का इंतजाम करते हैं और घर में ही टमाटर उगाए और उसको इस्तेमाल करते हैं, ये हालांकि पाकिस्तान की प्रोडक्शन है लेकिन जीडीपी में ऐड नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, मार्केट में आई नहीं, मार्केट के डाटा में इसका जिक्र ही कहीं नहीं होगा। इसी तरह अगर लोग एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं बार्टर सिस्टम से, तो चूंकि उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है वो भी एक मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं होगी, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होगी। तो नॉन मार्केट एक्सपेंडिचर मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है बड़ी, कि नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं हो पाती। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन की 2 एग्जांपल कौन सी हैं, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज और बार्टर सिस्टम। डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज क्या है, कि जो आप खुद ही काम कर लेते हैं। अब जैसे फर्ज कीजिए आपने अपनी बाइक जो है वो ले गए और बाहर से वॉश करवा लिया आपने, ठीक है, किसी पेट्रोल पंप पे ले गए और वहां पे बाइक वॉश करवाई आपने, 50 रुपए उसने लिए, क्या ये 50 रुपए जीडीपी में ऐड होंगे,
जीडीपी में बिल्कुल ऐड होंगे, सर्विस है। लेकिन अगर वो अपनी बाइक आप खुद ही धो लेते हैं, क्या ये जीडीपी में ऐड होंगे? ये जीडीपी में ऐड नहीं होंगे। तो जो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है, जैसे डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज या बार्टर ट्रांजैक्शन, ये जीडीपी में ऐड नहीं होती, हालांकि होनी चाहिए। क्यों नहीं हो पाती? नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। फिर दूसरा कहता है एक्सपेंडिचर मेथड में एक मसला ये है, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। किसकी? डिडक्शंस की। दो चीजें एक्सपेंडिचर मेथड में डिडक्ट की जाती हैं, कौन कौन सी भला? इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन, इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कहता है ये एक तरह से प्रॉब्लम कह लें, इन्हें डिफिकल्टीज कह लें या प्रिकॉशंस कह लें। वो दो तरह के टर्म यूज करता है, डिफिकल्टीज या प्रिकॉशंस। कि इन चीजों का ख्याल रखना, कहीं भूल ना जाइए एक्सपेंडिचर मेथड में आपने डेप्रिसिएशन को भी लेस करना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लेस करना है। ये तो एक्सपेंडिचर मेथड। दो चीजों का ध्यान रखना है या प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कौन सी दो चीजें? नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन और एडजस्टमेंट फॉर डिडक्शन, जो दो चीजें हमने डिडक्ट करनी होती है। इनकम मेथड में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं या किन चीजों का हमने ध्यान रखना है? प्रिकॉशन का वर्ड भी यूज करता है, डिफिकल्टी का वर्ड भी यूज करता है। प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं? पहली, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स के साथ लिख लीजिए वन वे पेमेंट्स। वन वे पेमेंट्स नॉर्मली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें गिव एंड टेक होता है। आप किसी को पैसे देते हैं, बदले में कोई ना कोई गुड या सर्विस रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी को पेमेंट करें और बदले में कोई गुड या सर्विस रिसीव ना करें तो इसे क्या कहेंगे? इसे ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कि इनकम मेथड में आपको तरीकाकार तो याद है ना, इकोनॉमी में जितने भी हमारे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं उनको जो इनकम अर्न करते हैं उन सबको ऐड करते हैं। फर्ज कीजिए हम इशारे के नजदीक हमने गाड़ी बाइक जो है वो पार्क की और कोई मांगने वाला आ गया, हमने उसे 10 रुपए दे दिए। अब ये क्या इस 10 रुपए के बदले में हमें कोई चीज देता है? वो नहीं देता। इकोनॉमिक्स का वो दुआएं देता है बेचारा वो, लेकिन वो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इनकी इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वन वे पेमेंट है, बदले में आपने कोई गुड या सर्विस रिसीव नहीं की। ये है ट्रांसफर पेमेंट्स। कहता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना। ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना, वन वे पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना। इसकी और क्या एग्जांपल है? जैसे फॉर एग्जांपल ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जैसे पेंशन वगैरह। ठीक है, ये एक तरह से वन वे पेमेंट है। जब तक वो बंदा जो है वो एम्प्लॉय था, काम कर रहा था, सैलरी मिल रही थी, गवर्नमेंट बदले में सर्विस रिसीव कर रही थी। जब रिटायर हो गया, पेंशन ले रहा है, तो बदले में क्या कोई चीजें हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। तो जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, वन वे पेमेंट्स, ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बदले में कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, गुड या सर्विस इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ पैसों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है। चूंकि इन रिटर्न कोई गुड या सर्विस एक्सचेंज नहीं हो रही, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफर पेमेंट की दो एग्जांपल है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट की क्या एग्जांपल है? जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जैसे पेंशन वगैरह। और प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट की क्या एग्जांपल है? जैसे चैरिटी में पैसे दे दिए, जैसे गिफ्ट के तौर पे पैसे गिफ्ट दे दिया किसी को। गिफ्ट भी एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट ही है, क्योंकि बदले में आप कोई चीज गुड या सर्विस रिसीव नहीं कर रहे। ट्रांसफर पेमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो बताइए इनकम मेथड में ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना? नहीं करना। क्यों नहीं करना? बदले में चीजें रिसीव नहीं। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज, क्वांटिटी नहीं, वैल्यू इंक्रीज होती है, वैल्यू, क्या उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए? इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं। क्यों नहीं इंक्लूड कर? भाई पिछले साल हमारे फर्ज कीजिए कोई चीज प्रोड्यूस हुई, या सब फर्ज कीजिए लैंड है। अब लैंड की वैल्यू पिछले साल 100 मिलियन थी, इस साल लैंड की वैल्यू 110 मिलियन हो गई। क्या ये 10 मिलियन इंक्रीज शो करना चाहिए नेशनल इनकम में? वो कहते हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंक्रीज इन वैल्यू होता है ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है। चीजों की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है ना, उससे आप इंक्रीज ऐड करें नेशनल इनकम या जीडीपी में। लेकिन अगर चीजों की सिर्फ क्वांटिटी सेम है, वैल्यू इंक्रीज हुई है,
तो उसको हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। इंक्लूड क्यों नहीं करना? वो इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि नॉन प्रोडक्टिव हैं, जिनके अगेंस्ट कोई चीजें प्रोड्यूस नहीं होती। नॉन प्रोडक्टिव को नॉन मार्केट के साथ कंपेयर कीजिए। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन कौन सी थी? ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें कोई ना कोई चीजें, गुड या सर्विस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन चूंकि मार्केट के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो गवर्नमेंट के डाटा में ऐड नहीं हो पाते। नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन कौन सी है? जो शायद मार्केट में हो तो रही है लेकिन कोई चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही, जैसे सेकेंड हैंड सेल ऑफ गुड्स। फर्ज कीजिए एक गाड़ियां बना, होंडा ने एक नई गाड़ी प्रोड्यूस की और वो बेची, क्या वो पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड होगी? वो बिल्कुल ऐड होगी। लेकिन जिस बंदे ने गाड़ी खरीदी, 6 महीने चलाई और फिर उसने दूसरे बंदे को बेच दी, अब क्या ये पाकिस्तान की नेशनल इनकम में ऐड होगी? वो नहीं होगी, क्योंकि चीज तो एक ही है। अब अगर आगे वो 10 दफा भी सेल हो, पाकिस्तान की नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। तो सेकेंड हैंड सेल ऑफ गुड्स जो है, हमने ध्यान रखना है, प्रिकॉशन है क्या, कि अगर सेकेंड हैंड सेल हो चीजें, वो पाकिस्तान की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं, क्योंकि वो ओरिजिनली उस वक्त इंक्लूड होगी जब फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुए थे। सेकेंड हैंड सेल होने से कोई प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हो रहा, पाकिस्तान की जीडीपी में इजाफा नहीं हो रहा। इस तरह सिक्योरिटीज बाउट, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीद लिए हो, हम कहते हैं इसने इन्वेस्टमेंट की है। आम ज़बान में यही कहते हैं ना, इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है किसी दूसरी कंपनी में। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हम इसे जीडीपी कैलकुलेट करते हुए C+I+G+, उसमें आई में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसे पाकिस्तान की जीडीपी या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये आपने अगर कंपनी के शेयर्स लिए और कंपनी को पैसे दिए, इसमें कोई जीडीपी या नेशनल इनकम नहीं बढ़ी। ये सिर्फ पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, एक जेब से दूसरी जेब में ट्रांसफर हुए। हाँ, जीडीपी कब बढ़ेगी? अगर कंपनी इन पैसों से कोई मशीनरी खरीदती है, उस वक्त तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन जिस वक्त आपने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा या बेचा, इससे नेशनल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसके बदले ये सिर्फ पैसे एक जेब से दूसरी जेब में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। और लास्ट है इनकम मेथड में जिसका हमने ध्यान रखना है, ब्लैक इकोनॉमी या शैडो इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी या शैडो इकोनॉमी, ये कौन सी इकोनॉमी होती है? जो अनरिपोर्टेड हो या इलीगल हो। अनरिपोर्टेड या लीगल। इकोनॉमिस्ट का एक बड़ा अजीबोगरीब पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं, चले फर्ज कीजिए चर्च की एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पसंद है तो। चर्च है या असला की स्मगलिंग है। फर्ज कीजिए अगर एक बंदा पाकिस्तान में इलीगल है, लेकिन अगर कोई बंदा असला की स्मगलिंग से, चर्च बेचने से इनकम हासिल करता है, क्या वो पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड होनी चाहिए? अच्छा, इस पे डिफरेंट आर्गुमेंट्स है। अल्टीमेटली वो ये कहते हैं, है तो पाकिस्तान की इनकम, ठीक है, ब्लैक है, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, इससे गर्ज नहीं है। हम जब इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे इंक्लूड होना चाहिए पाकिस्तान की नेशनल इनकम में। लेकिन अच्छा, इसको इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन ये इंक्लूड नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते भाई? जो चर्च खुलेआम थोड़ी बेचेगा वो, ठीक है। अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, उससे पैसे मिल रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम में ऐड होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इलीगल एक्टिविटी होने की वजह से वो पता ही नहीं चलने देते गवर्नमेंट को। या सम टाइम ऐसा होता है कि एक्टिविटी इलीगल नहीं लीगल होती है, लेकिन गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, टैक्स बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये अब आपको पता चल ही जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सम टाइम ऐसा होता है जब ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को किसी दूसरे शहर भेजने ना फॉर्म ऑडिट करने के लिए कि जी इस क्लाइंट का, इस कंपनी का ऑडिट करना है, तो वहां पे होटल में स्टे करने के लिए बजट देते हैं। हाँ जी, जब बजट देते हैं तो हम उधर होटल वाले से पूछते हैं, हम कहते हैं कि भैया रूम रेंट क्या है? वो कहता है सर 2000 रूम रेंट है और इसके ऊपर जो सेल टैक्स है 16% के हिसाब से 320 रुपया सेल टैक्स है। हम कहते हैं जी हमने तो 20 दिन रहना है,
तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट सेल टैक्स की बन जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि हमें रूम दे दीजिए स्टे करने के लिए, लेकिन हमें टैक्स चार्ज ना करें। ये कैसे हो सकता है? हम कहें ये ऐसे हो सकता है कि आप कहीं पे नोट ही ना करें, आप किताबों में यही शो करें कि ये रूम जो है वो आपका खाली था, कोई किसी ने रेंट पे लिया ही नहीं, और आप हमें रेंट दे दीजिए। गवर्नमेंट आके थोड़ा हर रोज रात को देखती है कि जी कौन सा कमरा ऑक्युपाइड है, कौन सा खाली है। ठीक है, अब अगर ये इनकम जो है, अब ये रिपोर्ट नहीं की जाएगी, अब ये इनकम हुई जरूर लेकिन रिपोर्ट नहीं की जाएगी, किस वजह से? टैक्स बचाने के लिए। तो कहता है इनकम मेथड में ये भी प्रॉब्लम होती है। अब होटल वाले की इनकम जरूर है लेकिन वो इस इनकम को रिपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ताकि उसका टैक्स सेव हो जाए। इसे कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी या शैडो इकोनॉमी। जी कुछ क्लियर हुआ? ये नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन, 3 टर्म्स आपने खास तौर पे समझनी है। एक नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन और ब्लैक और शैडो इकोनॉमी। ये समझ आ गया आपको? नेक्स्ट चलते हैं आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में एक ही रिस्क होता है बड़ा, क्या? डबल काउंटिंग। वो कल हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि वो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है वो फाइनल गुड की वैल्यू में ऐड हो जाती है, तो उसे अलहदा से फिर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। रिस्क ऑफ डबल काउंटिंग। ये तो हो गए हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब आते हैं कुछ जनरल प्रॉब्लम्स की तरफ। जनरल प्रॉब्लम कंपैरेटिवली इजी है। कहता है प्रॉब्लम्स क्या होती है? डिफिकल्टीज। अगर आईकैप हमसे पूछता है डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बताओ, मेथड स्पेसिफाई नहीं करता तो हम जनरल वाली लिखेंगे डिफिकल्टीज। क्या? पहली, डिसीजन टू मेक बिफोर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने से पहले डिसीजन करना पड़ता है। भाई क्या डिसीजन करना पड़ता है? मेथड कौन सा अडॉप्ट करें? एक्सपेंडिचर मेथड करें, इनकम करें या आउटपुट मेथड करें? एक ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भैया किस मेथड के जरिए से नेशनल इनकम कैलकुलेट करें। ठीक है, लाजमी नहीं कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं तकरीबन हर कंट्री नेशनल इनकम अपनी कैलकुलेट करती है, लेकिन लाजमी नहीं सबका मेथड एक जैसा हो सकता है पाकिस्तान किसी और मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा है, जापान वाले किसी और मेथड से कर रहे हो, इंडिया वाले किसी और मेथड से। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। नेशनल इनकम देखें, आपने पूरे पाकिस्तान में से लोगों का डाटा इकट्ठा करना है। एक्सपेंडिचर मेथड है तो एक्सपेंडिचर का, इनकम मेथड है तो इनकम का, इसलिए जाहिर है पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन वो कहता है गवर्नमेंट के पास जो स्टाफ होता है नॉर्मली उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, अनट्रेन्ड स्टाफ से काम चला रहे होते हैं। इलिटरेसी, अनरिलायबल रिकॉर्ड कीपिंग। कहता है जब आप गांव वगैरह में चले जाए डाटा इकट्ठा करने के लिए, लोगों से पूछे जी चाचा जी आपके पूरे साल के इनकम कितनी है, पूरे साल का एक्सपेंडिचर कितना होगा, मुझे कल की बात याद नहीं, पूरे साल की पूछ रहे हो। और मैंने देखिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कंपनीज, वो अपना डबल एंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होती हैं, वो शायद आपको अपना इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड बता दें, लेकिन नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए इलिटरेट, पढ़े लिखे ना होने की वजह से या रिकॉर्ड ना रखने की वजह से नेशनल इनकम सही कैलकुलेट नहीं हो पाती। गवर्नमेंट फिर यहाँ पे अंदाजों से काम चलाती है। सम इनकम कैन नॉट बी कैप्चर्ड। कुछ इनकम ऐसी होती है जो हो सकता है इकोनॉमी कैप्चर ना कर सके, इकोनॉमी में आनी चाहिए लेकिन हो सकता है कि ना। जरा एग्जांपल बता सकते हैं कौन सी इनकम को रेफर कर रहा है? शैडो है, ब्लैक इकोनॉमी, और कौन सी इनकम? नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ठीक, ठीक है। ऐसी ये वो इनकम है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पाती। फिर सम आइटम्स में बी रॉन्गली इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जैसे कहते हैं कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कि इंक्लूड होनी चाहिए लेकिन नहीं होती, उसी तरह कुछ आइटम ऐसी है जो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है। अब ढूंढा किसकी बात कर रहा है? डबल काउंटिंग के। ठीक है, डबल काउंटिंग के। या समटाइम इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ऐड हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन ऐड हो सकती हैं समटाइम, नहीं होनी चाहिए। फिर कम्प्लेक्सिटीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। खुद बताइए क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आसान काम है? 2 मिनट लगे थे आपको, गवर्नमेंट को 2 मिनट नहीं लगेंगे। और खास तौर पे इसकी एडजस्टमेंट जब आती थी, जीडीपी एड फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करो, आसानी से कैलकुलेट कर लिया था आपने। अच्छा, इंटरनेट टैक्स चले आपके लिए आसान है, गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता जी। हाँ गवर्नमेंट, बिल्कुल आप गवर्नमेंट को चाहिए आप जैसे पढ़े लिखे को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए रखें। डिफिकल्टीज इन मेकिंग कंपैरिजन। ये तो डिफिकल्टीज है ना कैलकुलेशन में।
अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गवर्नमेंट ने जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद इसे कंपेयर करना होता है किसके साथ? या तो अपने प्रीवियस ईयर के साथ या किसी और कंट्री के साथ, ठीक है, या अपने प्रीवियस ईयर के साथ या किसी और कंट्री के साथ। अपने प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेगी तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी जो है वो चेंज हो रही हो, ठीक है। ये हमें बता रहा है पेज 100 पे, डिफिकल्टीज इन मेकिंग कंपैरिजन। पहली हेडिंग दे रहा है डिफिकल्टीज इन मेकिंग सिंगल कंट्री कंपैरिजन, दूसरी हेडिंग दे रहा है डिफिकल्टीज इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन। दोनों में फर्क क्या है? अगर अपने ही प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेगा तो इसे कहेंगे सिंगल कंट्री कंपैरिजन, और अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए, कहता प्रॉब्लम क्या होती है? पहला, सिंगल कंट्री कंपैरिजन में अपने ही पिछले साल की जीडीपी के साथ कंपेयर करोगे तो क्या हो, कहता है इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है जीडीपी इंक्रीज हुई है। किस वजह से? इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसका हल क्या है? इस प्रॉब्लम का हल क्या है? रियल जीडीपी कैलकुलेट करें। फिर कहता है जीडीपी पर कैपिटा ओवरलुक्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वो कहता है हो सकता है पाकिस्तान में आप जब पर कैपिटा जीडीपी कैलकुलेट करें तो हर बंदे की एक साल की जीडीपी है फॉर एग्जांपल 2 लाख, लेकिन आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पूरे साल में शायद 25-30 हज़ार भी नहीं कमा सकते। आपको ये लाहौर में बैठे हैं या कराची में, इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपको शायद ये बात बड़ी हैरानगी वाली लगे, लेकिन अगर आप थर चोलिस्तान में चले जाएं, वहां पे जो लोगों की प्रोडक्शन है वो तो बेचारे वो जिंदा रहने के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं। तो कहता है कि जीडीपी जो है वो आप पर कैपिटा, ये आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इग्नोर, ये अज्यूम करती है कि हर बंदे की इतनी इनकम है, हालांकि हर बंदे की इतनी इनकम नहीं होती। कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों की इनकम बहुत कम होती है। जैसे आप मीन कैलकुलेट करते हैं, अब मीन का मतलब है ऑन एवरेज इतनी इनकम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर आदमी इतनी ही इनकम अर्न कर रहा है। जीडीपी फोकस ऑन मटेरियल वेल्थ, कहता है जीडीपी मटेरियल वेल्थ के ऊपर फोकस कर रही होती है, सोशल एस्पेक्ट्स जो है उसको इग्नोर कर देती है। जैसे हो सकता है कि लोग पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा अमीर हो गए हों, लेकिन यह भी तो हो सकता है उनकी टेंशन में भी इजाफा हो गया हो। और नॉर्मली ऐसे होता है, जैसे आपको पता है ज्यादा पैसे आते हैं बंदे को टेंशन शुरू हो जाती है संभाले कैसे, कहीं चोरी ना हो जाए, ठीक है। नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। नहीं आपको अगर टेंशन होती है आप अपने पैसे मेरे पास रखवा सकते हैं। नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र है। डिफिकल्टीज इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन, कहता है इंटरनेशनल जब एक कंट्री की जीडीपी को दूसरी कंट्री की जीडीपी के साथ कंपेयर करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक्सचेंज रेट डिफरेंस हो सकता है। एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होने से जैसे हम बड़े खुश हुए क्या कि पाकिस्तान की जीडीपी जो है एक बंदे की वो तो है 28,000 फॉर एग्जांपल, और यूएसए में जीडीपी है सिर्फ 2,000। हाँ बाद में पता चला वो डॉलर में थे या रुपीज में थे, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट की वजह से कंपैरिजन करना मुश्किल हो सकता है। चॉइस ऑफ मेथड डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है पाकिस्तान में मेथड डिफरेंट हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, और यूएसए में इनकम मेथड हो। एक्सपेंडिचर इनकम मेथड का डिफरेंस होने से कंपैरिजन करना मुश्किल हो सकता है। देयर मे बी डिफरेंस इन कंट्रीज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती है। जैसे पाकिस्तान में इलीगल एक्टिविटीज को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता, हो सकता है यही एक्टिविटीज यूएसए में लीगल हो और वहां पे इंक्लूड किया जाता है। कंपैरिजन करना इस सिचुएशन में भी मुश्किल हो जाएगा। Some country focus on more consumer goods and some on capital goods. Their GDP will be same, however standard of living will be different. Consumer good और capital good में फर्क पता है आपको? Consumer good का मतलब ये है ऐसी चीजें प्रोड्यूस करना जो इस्तेमाल होने वाले हैं। Capital goods का मतलब है ऐसी चीजें प्रोड्यूस करना जिससे दूसरी चीजें प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब मशीनरी और कंज्यूमर गुड क्या है? एग्रीकल्चर गुड्स। अब आप खुद बताइए कि दोनों में से कौन सी गुड प्रोड्यूस करना ज्यादा बेहतर है? कैपिटल गुड, क्योंकि इससे कंट्री की हर एक नई कैपिटल गुड से आगे पता नहीं कितनी दूसरी कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस होनी है, लेकिन एक कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस होने से आगे दूसरी कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस नहीं होगी, वो तो इस्तेमाल हो जाएगी। तो कहता है हो सकता है कि एक कंट्री ने दो कंट्रीज की जीडीपी सेम हो, एक कंट्री ने सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, दूसरी कंट्री ने सारी की सारी कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस किया है। बताइए जीडीपी सेम होगी लेकिन दोनों में से कौन सी कंट्री ज्यादा बेहतर है?
इन द लॉन्ग रन कैपिटल गुड वाले। कहता है ये चीजें जीडीपी की फिगर आप शो नहीं करवाएंगे। कुछ समझ आया? आज के लेक्चर में क्या पढ़ा हूं मैं जी? डिफिकल्टीज पढ़ी। एक तो ये जीडीपी पर कैपिटा का कंसेप्ट पढ़ा, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी पढ़ा। रियल जीडीपी का फार्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या है? 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। डिफिकल्टीज में जो आई कैप क्वेश्चन पूछेगा दो तरह से पूछ सकता है, या तो मेथड स्पेसिफिक या जनरल। दोनों क्लियर हो गई? खास तौर पे ये तीन, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन और ब्लैक एंड शैडो इकोनॉमी। डबल काउंटिंग का रिस्क भी पता है आपको क्या है? कल के लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और ये है हमारे जनरल प्रॉब्लम्स जो कि फेस करना पड़ती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने हुए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा शायद मटेरियल हमने ज्यादा कवर किया है, लेकिन ये इजी है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगी। घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, घबराना नहीं है आपने, ठीक है? बस याद कर लेना।